नमस्कार सभी को। देखिए यहाँ पर हम आपके सामने दो बातें डिस्कस करेंगे। एक डेरिवेशन हो सकता है, आप कह सकते हैं उसको डेरिवेशन, या आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है डिफाइन या स्टेट हुक्स लॉ। तो पहला तो हुक्स लॉ हम लोग देखेंगे, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने को कहा जाता है माइल्ड स्टील के लिए। या आपसे सिंपल कह दिया जाएगा ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है, फॉर अ माइल्ड स्टील, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन कहा जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे क्या होती हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे हुक्स लॉ क्या होता है। तो देखिए पहले हमारे पास ये जो सेटअप है इसको पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। ये हमारे पास एक स्टील का बना हुआ कोई मटेरियल है, कोई जॉब है, ठीक है, तो इसको माइल्ड स्टील कह सकते हैं, उसका बना हुआ है। इस पे इसको लटकाया गया, यहाँ से फिक्स किया गया है, और नीचे फोर्स लग रहा है F। इस जॉब की जो इनिशियल लेंथ है वो L है। अब आपको पता है जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी, या धीरे धीरे करके इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जितनी लेंथ इंक्रीज हो रही है, मान के चलते हैं उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया डेल्टा एल से। डेल्टा एल से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है अंडर इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाएगा आपका, इलास्टिक लिमिट क्या होती है। तो इलास्टिक लिमिट को समझने के लिए आपको इलास्टिसिटी पता होना चाहिए। इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई फोर्स हमने इस पर लगाया, ठीक, ये पेन है, इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, और पेन की ये कैपेसिटी है कि ये अपने शेप को डिफॉर्म कर ले रही, मान ली इतना आ जा रही है, ठीक है, शेप डिफॉर्म हो गया, शेप चेंज हो गया। लेकिन हम जब इसको फोर्स को हटा रहे हैं तो ये वापस मान लीजिए अपने शेप पे आ जा रही है, जैसे स्प्रिंग होती है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। और अगर मान लीजिए हमने इसको खींचा ऐसे करके और शेप डिफॉर्म हो गया, शेप चेंज हो गया, और जब हाथ हटाया, जब इस फोर्स को ख़त्म किया और ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाया, ठीक है, वापस ये अपने जो इनिशियल शेप था उसको एक्वायर नहीं कर पाया, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी कहेंगे। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, हुक्स लॉ जो बात कर रहा है प्लास्टिक लिमिट की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इलास्टिक लिमिट की। मतलब जब आप फोर्स हटाएंगे तो वो अपने इनिशियल शेप पे वापस हो जाए, ऐसी कंडीशन की बात कर रहा है। तो अंडर इलास्टिक लिमिट हुक क्या कहता है कि जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो स्ट्रेस होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन होता है। अब बात आती है ये स्ट्रेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये फोर्स लग रहा था और ये कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया पे ही तो लग रहा होगा, तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, हम इसको नीचे फोर्स लगा रहे होते, खींच रहे होते ऐसे करके, ठीक है, एक हम इस पर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स जो लगा है वो डिवाइड बाय इसका जो क्रॉस सेक्शन आपको सर्कुलर दिखाई पड़ रहा होगा वो, ठीक है, ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या होता है? तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखिए लेंथ कितनी चेंज हुई थी, हमने लेंथ चेंज हुई मानी डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल थी, तो इसको कह सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है, हुक्स लॉ का। या हुक्स लॉ में आप सिंपल ये भी बता सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब एक चीज़ और समझिएगा, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब है तो हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे और यहाँ एप्सिलॉन लगा देंगे, क्योंकि स्ट्रेन को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देखा F अपॉन A जो था वो स्ट्रेस था, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, और ये जो डेल्टा एल बाई एल है ये स्ट्रेन है, इसको रिप्रेजेंट किससे किया, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं K, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि K इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा। ये E नहीं एप्सिलॉन है, ठीक है, इसको एप्सिलॉन कहा जाता है। फिर जब K निकाला जाएगा यहाँ से तो K को क्या कहा जाएगा, सिग्मा अपॉन E कहा जाएगा। मतलब क्या आ गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ गया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा, या इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हैं इसको, या इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसको यंग्स मॉडुलस भी कहा जा सकता है, ठीक है, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जा सकता है, ठीक है, और इसको और क्या कह सकते हैं, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ये तीन बातें हो गई। आपसे सिंपल पूछा जाएगा हुक्स लॉ क्या होता है तो आप ये बता देंगे। मान लीजिए आपसे कहा जाए डिराइव द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आप इसको डिराइव कर देंगे, ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे,
यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिखाई पड़ रहा होगा, इसको कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। सेम चीज़ हो रही है, एक यहाँ पर एक जॉब है या ये कह सकते हैं मटेरियल है जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है F, और ये थोड़ा थोड़ा करके F को लगाया जा रहा है उस पर, तो क्या होगा, लेंथ धीरे धीरे करके इसकी बढ़ेगी। ठीक है, अब जब लेंथ बढ़ेगी तो स्ट्रेन धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। फोर्स बढ़ा रहे हैं, डेल्टा एल भी क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। अब हमको यही देखना है कि किस तरीके से बिहेवियर होता है, किस तरीके से स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको समझने हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये हम लोग को मेनली समझना होता है। तो देखिए मेनली हमको कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे। तो पहला जो पॉइंट मिल रहा है वो OA है। ठीक है, OA पॉइंट है या OA ग्राफ है। ठीक है, OA कर्व है। OA में क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट को ये शो कर रहा है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट को ये शो कर रहा है, और इसमें क्या होगा, स्ट्रेस जो होगा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि OA में आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक, तो ये हो गया आपका A पॉइंट जो हो गया, इसको क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट कहेंगे। हमारा जो हुक्स लॉ होता है वो इसी OA तक में लागू होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो OA पॉइंट है तो हुक्स लॉ यहाँ पे क्या होगा, हुक्स लॉ इज फॉलोड। ठीक है, टिल हियर, यहां तक हुक्स लॉ आपका फॉलो होता है। इसके बाद आप देखिए जो A से लेके B तक पॉइंट है, ठीक है, या A से B तक जो कर्व है, इसको आप अब ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या हो रहा है, पहली चीज़ तो इसमें यह है कि इसमें हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। क्यों फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इस ग्राफ में स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो इसको क्या कहेंगे, इसके बारे में क्या लिखा जाए, आपको मान लीजिए एग्जाम में लिखने को आएगा तो आप क्या लिखेंगे। तो इसमें पहली चीज़ तो आप ये लिख सकते हैं कि जो AB है ये आपका क्या हो जाएगा, हुक्स लॉ नॉट फॉलोड। ठीक है, हुक्स लॉ यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, नॉट फॉलोड। क्यों नहीं फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको अब परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब जब आप फोर्स हटाएंगे, जब आप फोर्स रिमूव करेंगे B तक पहुँचने के बाद या A के बाद अगर आप फोर्स रिमूव करेंगे, ठीक है, A से लेके B तक में कहीं भी, मान लीजिए आप A तक पहुँच गए, आपने फोर्स रिमूव किया, तो क्या होगा, जो आपका मटेरियल था वो अपने शेप को रीगेन कर लेगा। लेकिन जब आप A के बाद, या मान के चलते हैं इतना आपने स्ट्रेस लगाया, इतने स्ट्रेस के बाद, यहाँ तक के स्ट्रेस के बाद आप मान लीजिए स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं मटेरियल पे, तब आप क्या देखेंगे कि आप जब फोर्स रिमूव कर रहे हैं तो आपका जो मटेरियल है अपने शेप को रिगेन नहीं करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ये इलास्टिक बिहेवियर अब नहीं रह गया, और इलास्टिक बिहेवियर नहीं रह गया तो वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब इसका मतलब क्या है, A से B तक में जब आपने स्ट्रेस को बढ़ाया था, तो जब आप मान के चलिए आपके पास ये एक जॉब था, ठीक है, मटेरियल था, अब आप इससे फोर्स लगा रहे थे तो फोर्स वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर रहा था, तो कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया होगा ना। तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन AB तक में आपको देखने को मिलेगा। और आप क्या करिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर, तो ये जो आपका डिस्टेंस होगी, ये आपका डेल्टा L मान के चलते हैं, ये आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, या परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, अभी तक स्ट्रेस लगा रहे थे, अब क्या है, अब हम स्ट्रेस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू अगर आप देखेंगे B से C तक में, B से C तक में अगर आप देखेंगे स्ट्रेस की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रह रही है, लेकिन फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है। ठीक है, इस पोजीशन को कहते हैं यील्डिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, यील्डिंग ऑफ मटेरियल। कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक हो रही है, B से लेके C तक ग्राफ में यील्डिंग हो रही है। यील्डिंग आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेस हम लोग ने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया या ना के बराबर बढ़ाया, लेकिन फिर भी स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब जो लेंथ है वो एक्सपैंड हो रही है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, यील्डिंग। तो यील्डिंग कहाँ से कहाँ तक देखने को मिली, B से लेके C तक देखने को मिली। अब इसके बाद जो हमारा ग्राफ रहता है वो CDE ग्राफ है, या CDE जो आपका कर्व है, इसको समझिएगा।
आप सी डी ई तक अगर आप देखेंगे तो पहले आप सी से लेके डी तक देखिए, ठीक है, या पूरा भी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ देखने को मिलेगी हम लोग को कि हम लोग जो स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हैं वो थोड़ा सा है, ठीक है। स्ट्रेस जो बढ़ाया गया सी से लेके डी तक में जो स्ट्रेस बढ़ाया गया वो थोड़ा सा ही था, ठीक है। उसके बाद तो स्ट्रेस को कम ही कर दिया है, लेकिन स्ट्रेस के थोड़े से बढ़ने से आप देख सकते हैं स्ट्रेन कितना इंक्रीज हो गया है, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अगली इंपॉर्टेंट समझनी है, विद इंक्रीज इन अ स्मॉल स्ट्रेस वैल्यू देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन। तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है, सी डी ई में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस इंक्रीज्ड बाय अ स्मॉल मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड लीड्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेन टू अ लार्ज वैल्यू या टू अ लार्ज मैग्नीट्यूड, ठीक है। और फिर ये जो आपका पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ये अल्टीमेट स्ट्रेस है। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि ये जो मटेरियल है इससे ज़्यादा स्ट्रेस में कभी नहीं जा सकता, ये मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू है, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेस भी इसको बोलते हैं। और फाइनली ई पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ई पॉइंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मटेरियल का फेलियर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मटेरियल की भी तो एक कैपेसिटी है कि वो उतने ही लोड को झेल सकता है। तो ई पॉइंट पे आके मटेरियल क्या हो गया, फेल हो गया। तो मटेरियल फेल हुआ कुछ स्ट्रेस पे और कुछ ना कुछ स्ट्रेन पे आके। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं और हुक्स लॉ को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये पूरा हमने लिख भी दिया है, समझा भी दिया है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे वीडियोस हैं जो डेरिवेशंस के हैं, थ्योरी के हैं, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना क्लास 11th का रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं और एमसीक्यू के थ्रू आप और अच्छा जो पकड़ है चैप्टर पे कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।